आइए आज के क्लास का पहला प्रश्न जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हल करवाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन पहला ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा ऑप्शन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, चौथा ऑप्शन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता वो होती है कि जो यह काम केवल एक ही व्यक्ति करेगा, लेकिन कोई कार्य कोई भी कर सकता है। दूसरा प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला ऑप्शन अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। पहला ऑप्शन अध्यापक के अटल पाठ्यक्रम का पालन करना, इसे तो बालक क्लास में बोरियत महसूस करेगा, ये तो गलत है। और एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा पे बल देने की बात ये भी निगेटिव है। तीसरा ऑप्शन ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, यही सबसे उचित ऑप्शन है, क्योंकि बालक को हम जितना मौका देंगे वो हमेशा सृजनात्मकता कार्य करेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे सही है। तीसरा प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना पहला ऑप्शन बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, दूसरा ऑप्शन अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी, तीसरा ऑप्शन छात्रों में प्रत्याहार निष्कास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, चौथा ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि अगर हम बच्चों को सहारा देंगे तो वह हमेशा बढ़िया से सीख सकता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सबसे उचित होगा। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, पार मतलब इसके फोल्डिंग। चौथा प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, दूसरा ऑप्शन विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है, तीसरा ऑप्शन समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, चौथा ऑप्शन परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला होगा, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण के द्वितीय कारक में आता है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक में आता है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है और वो अपने सीख के साथ विद्यालय में जाता है। पांचवा प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। पहला ऑप्शन बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, दूसरा ऑप्शन एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तीसरा ऑप्शन बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, चौथा ऑप्शन बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पाई जाती है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा कि बुद्धिमत्ता विभिन्न प्रकार की दशाएं हैं, सभी के अंदर कई प्रकार की बुद्धि होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है। छठा प्रश्न, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण डाट डाट को दर्शाता है। पहला ऑप्शन प्रथा पूर्व, दूसरा ऑप्शन
प्रथागत, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रथागत, चौथा ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक। लॉरेंस कोरबा के सिद्धांत के अनुसार कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, क्योंकि इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा। अमूर्त संक्रियात्मक जीन पियाजे का है, ये तो गलत है। सातवां प्रश्न, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डांट डांट के महत्व पर जोर देता है। पहला ऑप्शन उपकरण, सांस्कृतिक उपकरणों पे, दूसरा गुणारोपण पे, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा संतुलीकरण। तो ले वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरणों पे बल देते हैं, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला होगा। संतुलीकरण पे जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डांट डांट के रूप में वर्णित करते हैं। पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा ऑप्शन उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा ऑप्शन विकास का समीपस्थ क्षेत्र, चौथा ऑप्शन स्कीमा मनोबद्ध। तो इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा, क्योंकि स्कीमा और मनोबद्ध पे जीन पियाजे बल देते हैं और उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध स्किनर से है और विकास का समीपस्थ क्षेत्र ले वाइगोस्की का है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा। नौवां प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। पहला ऑप्शन अमूर्त सोच का विकास, ये तो गलत है, जीन पियाजे का अमूर्त अवस्था है। दूसरा ऑप्शन विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक सोच, चौथा संरक्षण पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, विचार और सोच में केंद्रीकरण, जो 2 से 7 वर्ष में होता है। और परिकल्पित निगमनात्मक सोच होता है अमूर्त अवस्था में, जो 11 से 15 वर्ष में होता है। और संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध, ये तीसरी अवस्था है जो मूर्त अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष होती है। 10वां प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन विकास दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा ऑप्शन विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तीसरा ऑप्शन विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है। चौथा ऑप्शन विकास बहुआयामी होता है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा, विकास बहुआयामी होता है। विकास केवल विद्यालय में होता है, ये तो गलत है, हम कहीं भी सीख सकते हैं हम। और विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी गलत है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होता है। 11वां प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक में विकास किस क्रम में होता है? पहला सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा मूर्त अमूर्त सांवेदिक, चौथा अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो जन्म से किशोरावस्था तक विकास सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त से होकर गुजरता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा पहला। सांवेदिक का आयु होता है जन्म से 2 वर्ष, मूर्त का होता है 7 से 11 वर्ष और अमूर्त का होता है 11 से 15 वर्ष और ऊपर की आयु होती है। 12वां प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ये तो गलत है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं होता है। दूसरा अध्यापक में पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये तो सही है।
13वां प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डाट डाट पर जोर देना चाहिए। पहला ऑप्शन प्रदर्शन प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। दूसरा ऑप्शन अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तीसरा ऑप्शन सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव। चौथा ऑप्शन और बच्चे के सामर्थ्य की अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। यही सबसे उचित ऑप्शन होगा, इसलिए इसका 4 ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव नहीं करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि समरूपी निर्देशों अभिवेदी, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ये भी गलत है। 14वां प्रश्न, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? पहला मंदित छात्र, ये तो गलत है। दूसरा विकलांग छात्र, ये भी गलत है। तीसरा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। चौथा छात्र जिसका अशक्त शरीर है। चौथा भी गलत है, इसका तो सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ये वाला ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है, निगेटिव वर्ड पूछा है। पहला जिससे सभ्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। तीसरा व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना। चौथा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नहीं पूछा है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यही सबसे सही ऑप्शन है। 16वां प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। पहला ऑप्शन कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। दूसरा ऑप्शन अपसारी चिंतन। तीसरा ऑप्शन अति सक्रियता। चौथा ऑप्शन असतर्कता। सृजनात्मकता का लक्षण अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन वाला बच्चा होता है तो हर दिन नया नया कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है। अपसारी चिंतन बहुत सारी उत्तरों पे डिपेंड होता है। 17वां प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डांट डांट क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तीसरा ऑप्शन सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए, ताकि अधिगमकर्ता को जो सीख रहा है उसको अनेक प्रकार का उदाहरण मिले। 18वां प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा ऑप्शन समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ये तो गलत है, इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही है, समरूपताओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समस्या समाधान बालक जो सृजनात्मकता बालक होता है उसी को बोलते हैं। 19वां प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन बच्चे को दंड देकर। दूसरा प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तीसरा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को सुसाध्य कायम रखने के लिए इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 20वां प्रश्न, शर्मिंदगी
डांट डांट है। पहला ऑप्शन का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा दूसरा, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 21वां प्रश्न, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दूसरा संकल्पनाओं के संबंध खोजना। तीसरा बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। चौथा अनुकरण नकल और दोहराना। तो 21वां का सबसे उचित ऑप्शन होगा दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना तो गलत वर्ड। अगर बच्चा बस रटन पे ही टिका रहेगा तो वह रचनात्मकता नहीं सीख पाएगा। तीसरा, बिना विश्लेषण के अवलोकन कोई नहीं कर सकता। अनुकरण और नकल और दोहराना, किसी चीज को बार बार एक ही वही चीज बार बार दोहराना। 22वां, एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। तीसरा, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती। चौथा, अधिगम के और त्रुटियों के शोधन पर बल देती है। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है क्योंकि त्रुटियां सीखने का हिस्सा है। पहला ऑप्शन यह करा कि इसके आधार पर वह दंड, ये तो निगेटिव है, दंड देना। तीसरा ऑप्शन यह कह रहा है कि ज्यादा त्रुटियां करेगा बच्चे तो दूसरे छात्रों से अलग होगा, ये भी गलत है। अधिगम के त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होता है, ये भी गलत है। केवल वर्ड है तो ये तो निगेटिव वर्ड है। 23वां प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं जब डांट डांट। पहला ऑप्शन सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा ऑप्शन वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा ऑप्शन अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा ऑप्शन विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। और बच्चा जब सीखता है तो आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा में भूख प्यास निद्रा ये सब चीजें आती हैं। अधिगम सामाजिकरण के संदर्भ में होता है। अधिगम सामाजिकरण संदर्भ में होता है, ये तो गलत है। अब विषय वस्तु बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ये भी गलत है। 24वां प्रश्न, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? पहला उच्च उत्तेजना कामा उच्च व्यय। दूसरा ऑप्शन निम्न उत्तेजना उच्च व्यय। तीसरा संतुलित उत्तेजना कोई व्यय नहीं। चौथा कोई उत्तेजना नहीं कोई व्यय नहीं। इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा तीसरा, संतुलित उत्तेजना और कोई व्यय नहीं। अगर संतुलित उत्तेजना होगी तो हम कोई चीज भी सीख सकते हैं कोई बिना व्यय के। 25वां प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डांट डांट। पहला ऑप्शन बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जन्मजात ये सक्रिय रूप से सीखते हैं और वो अन्वेषण करते हैं। बच्चों की पहला ऑप्शन यह कह रहा है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन यह कह रहा है कि बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन यह कह रहा है कि बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक पर वो निर्भर नहीं होते हैं।
26वां प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त है? पहला, योग्यता सुसाध्य। दूसरा, योग्यता अटल। तीसरा, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, असफलता अनियंत्रित है। अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त धारा होती है योग्यता सुसाध्य। इसका पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा। योग्यता अटल रहेगी तो बच्चा कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास करने से हर चीज बदल जाती। चौथा, असफलता अनियंत्रित होती है, ये भी गलत है। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तीसरा, बारंबार परीक्षाएं। चौथा, अन्वेषण और संवाद। संकल्पना समझ में सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा इसका चौथा, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण के द्वारा बालक नई चीज बना सकता है और दूसरे से संवाद करने से वह अलग चीज सीख सकता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा। 28वां प्रश्न, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। दूसरा, स्वनियमन। चौथा, आत्मकेंद्रिता। चौथा, मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा दूसरा, स्वनियमन। स्वनियमन का इंग्लिश होता है इनर स्पीच, इसलिए वह स्वयं से बात कर रही है। 29वां प्रश्न, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना। दूसरा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तीसरा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा होगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य यही होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को नामांकित करना, यह भी गलत है। दूसरा ऑप्शन, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, यह भी गलत है। चौथा कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, यह भी गलत है। 30वां प्रश्न और हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? पहला, केवल आनुवंशिकता पे। दूसरा, केवल पर्यावरण पे, यह भी गलत है। तीसरा, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पे, यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर विकास, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण पर ही निर्भर होता है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। उचित, सबसे उचित ऑप्शन चौथा है। आज का हमारा क्लास कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा।